आज हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण, टाइम डिवीजन। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता किस समय से लेकर किस समय तक थी, ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में अलग अलग वैज्ञानिकों का, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। थोड़ा कोई आगे बताता है, थोड़ा कोई पीछे बताता है, लेकिन सर्वमान्य जो हमारा काल है वो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच को माना जाता है। अब यह कैसे कहेंगे कि 2500 बीसी से 1750 बीसी ही सही है, बाकी सब सही नहीं है? तो इस टोटल बात को समझने के लिए हम लोग तो इसको एक वन बाई वन करके समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक कार्बन 14 पद्धति होता है, कार्बन 14 पद्धति, ठीक है ना, कार्बन डेटिंग सिस्टम। कार्बन 14 पद्धति जो है यह एक प्रकार का वैज्ञानिक तकनीक है, सिस्टम है, जिससे इस धरती पर कोई प्राचीन काल की वस्तुएं मिलती है, कंकाल मिलती है, तो उसमें कार्बन की मात्रा को टेस्ट करके हम यह पता कर लेते हैं कि यह वस्तु किस समय धरती पर अपने मूल रूप में विद्यमान थी। कार्बन डेटिंग अगर नहीं समझ में आती है कि कैसे की जाती है और काल गणना कैसे की जाती है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देखेंगे और फिजिक्स में जाकर देखेंगे तो मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स जब मैं पढ़ाया था और उसमें मैंने बताया था कि काल निर्धारण कार्बन डेटिंग पद्धति से कैसे होती है, कार्बन 14 से कैसे होती है, तो आप उसको देख लेंगे वहाँ पर जाकर। आइए हम लोग अपने टॉपिक पर रिटर्न आते हैं। तो कार्बन 14 पद्धति जो है एक वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक तकनीकों पर आधारित पद्धति है, जिससे हम धरती पर के तल पर भूपटपट्टी में मिले प्राचीन काल के अवशेषों की आयु ज्ञात करते हैं। हम यह पता करते हैं कि यह किस समय विद्यमान थी अपने मूल रूप में। तो उसी तरह से कार्बन 14 पद्धति से जो हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसकी टेस्टिंग करने पर यह पता चला कि यह मूल रूप में जो सभ्यता थी, वह वस्तुएं थी, वह 1750 बीसी और 2500 बीसी के बीच की है। तो 2500 बीसी से 1750 बीसी को ही सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य काल अवधि मानते हैं हम लोग। तो ये बात तो अब समझ गया। इसके अलावे अगर हम लोग यह देखने की कोशिश करें कि ये सिंधु घाटी सभ्यता अगर पूरे होल, तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर 2500 बीसी से 1750 बीसी तक अगर ये काल रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि 2500 बीसी के दिन अचानक ये पूरा सभ्यता विकसित हो गया। पहले कुछ नहीं थी, एक पैग वहाँ से आ गया और उससे बाद जो 1750 के बाद एक अचानक विलुप्त हो गई। नहीं, किसी भी सभ्यता के विकास का एक चरण होता है। पहले वो उत्थान करता है, फिर अपने पीक पर जाता है, यानी विकास की चोटी पर जाता है, जो सबसे वो उत्तम काल होता है उसका। फिर वो विनाश की तरफ आता है। कोई भी साम्राज्य, कोई भी सभ्यता, पहले उसका उत्थान होता है, फिर वह विकास की चरम सीमा को छूता है, जिसको हम लोग पीक पॉइंट कहते हैं, और फिर वो विनाश की तरफ, पतन की तरफ जाता है। तो अगर उसी तरह से हम लोग ये भी देखें तो 2500 से पहले भी ये सभ्यता धीरे धीरे विकसित हो रही थी, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का काल, प्री हड़प्पन पीरियड कह सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? प्री हड़प्पन पीरियड। तो इसको हम लोग पहला पॉइंट दे सकते हैं, प्री हड़प्पन पीरियड, प्री हड़प्पन पीरियड। और ये प्री हड़प्पन पीरियड जो है, इसको हम लोग कब कह सकते हैं? तो ये हम देखेंगे, इसका काल अगर हम लोग देखेंगे तो 3500 बीसी से 2500 बीसी तक यह क्या था? प्री हड़प्पन पीरियड था। यानी 2500 से 1750 बीसी के पीरियड में जो हड़प्पा सभ्यता अति विकसित थी, तो उसका जो विकास हुआ वो 3500 वर्ष पहले,
ये बीसी की बात कर रहा हूँ, यानी आज से अगर बात करें तो 2000 वर्ष इधर हुआ और 3500 उधर हुआ, यानी 5500 वर्ष पहले। तो 3500 बीसी पूर्व में यह सभ्यता जो थी विकसित होना आरंभ हो गई थी, इस सभ्यता का विकास आरंभ हुआ। तो 3500 से लेकर 2500 के बीच में आप देख सकते हैं कि यह सभ्यता विकसित हुआ, यानी विकास हुआ, धीरे धीरे इसका उत्थान होता है। और उत्थान होने के बाद यह सभ्यता जो है वह आपका फिर विकसित हो जाता है आपका 25 से, ठीक है, 2500 बीसी से। तो हम इसको कहेंगे हड़प्पन, ठीक है ना, हड़प्पन पीरियड, इसको हम लोग कहेंगे हड़प्पन पीरियड। ये हमारा हो जाएगा 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। तो 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच का जो काल रहता है इसके पीक पॉइंट का रहता है। कहने का मतलब ये समय में यह सभ्यता उत्तम रूप से, उन्नत रूप से विकसित हो चुकी रहती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग इसके बाद तीसरा काल अगर हम लोग देखें तो तीसरा काल अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा पोस्ट हड़प्पन, ठीक है ना, पोस्ट हड़प्पन पीरियड, ठीक है, पोस्ट हड़प्पन पीरियड, यानी ये सभ्यता के विकसित के अंतिम चरण को हम लोग कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1750 बीसी से 1200 बीसी के बीच का हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा मैं एक ग्राफ की मदद से आपको बता रहा हूँ, आप एक इस तरह से समझिए, ठीक है ना। ये आप इस तरह से एक ग्राफ ले लीजिए, ठीक है, और ये हमने एक ग्राफ ले लीजिए, ठीक है। इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं प्री हड़प्पन पीरियड, ठीक है ना, प्री हड़प्पन, ये हम लिखते हैं हड़प्पन पीरियड, और ये लिखते हैं हम पोस्ट हड़प्पन पीरियड, ठीक है ना। ये आप जो देख रहे हैं ये प्री हड़प्पन पीरियड है, ये पोस्ट हड़प्पन पीरियड है, ये पोस्ट हड़प्पन पीरियड है। कहने का मतलब अगर हम इसको अगर टाइम के अनुसार अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग समय कितना देखे हैं प्री हड़प्पन, 3500 बीसी से 2500 बीसी के बीच का, ठीक है ना। और इसकी अगर हम लोग चर्चा करें तो ये 2500 बीसी से 1750 बीसी, और इसकी अगर हम लोग चर्चा करें तो इसका हम लोग देख सकते हैं 1750 बीसी से लेकर 1200 बीसी तक, ये हमारा हो गया। अब ये आप देख सकते हैं एक ग्राफ जो है इधर क्या है कि आपका क्या है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ये ग्राफ, ठीक है, यानी ये विकास के क्रम को दिखा रहा है। ये ऊपर है, यहाँ पर एकदम पीक पर है, ऊंचाई पर है, यानी ये सभ्यता इस समय में पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिक्लाइन कर रही है, ये सभ्यता पतन की तरफ जा रही है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि ये जो है आपका जो ये सभ्यता जो है ये आप क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट फेज कहते हैं, ठीक है ना। और ये फर्स्ट फेज जो है वह आपका प्री मैच्योर फेज है। इसको हम लोग पहले अगर ऐसे बोले तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि मैच्योर फेज, ठीक है ना, ये हमारा है मैच्योर फेज। मैच्योर फेज का मतलब है कि इंसान पर अगर हम लोग इसको ले लें तो जैसे युवावस्था मैच्योर नहीं होता है, मैच्योर होने से पहले की काल होती है। ये फिर हमारा जो वयस्क अवस्था होता है उसमें हम मैच्योर हो जाते हैं, और फिर वृद्धावस्था जो होती है वो हमारा पतन के तरफ जाता है। तो उसी तरह से इस सभ्यता को भी अगर हम लोग देखें तो ये मैच्योर जो फेज है जिसमें ये पूर्णतः विकसित हो गई है वो हड़प्पन पीरियड 2500 बीसी से 1750 का है। और इससे जो पहले का जो है वो हम कह सकते हैं प्री मैच्योर पीरियड या प्री मैच्योर फेज। तो हम लोग प्री मैच्योर फेज कह सकते हैं, ठीक है ना, ये हमारा प्री मैच्योर फेज है। और इसको हम लोग कह सकते हैं पोस्ट मैच्योर फेज नहीं कह के इसको डिक्लाइन फेज कह सकते हैं, ठीक है ना, डिक्लाइन फेज है ये, ठीक है ना, डिक्लाइन फेज है, ठीक है, ये हमारा कैसा फेज है, डिक्लाइन फेज है। कहने का मतलब ये हुआ
कि इस 3500 BC से लेकर 2500 BC के बीच यह सभ्यता का प्री मैच्योर पीरियड था, यानी ये सभ्यता धीरे धीरे विकसित हो रही थी। उसके बाद 2500 BC से लेकर 1750 BC के बीच का काल जो था ये मैच्योर फेज था। इसमें सभ्यताएं पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी और मानववास था और सब कुछ चल रही थी। और ये क्या हुआ कि पोस्ट हड़प्पन पीरियड यानी 1750 से 1200 BC में, यानी इसके बाद में क्या हो गया कि ये सभ्यता पतन की तरफ चल रही थी। और इसमें एक चीज़ और आप देखते हैं क्या कि आप इसी में देखिएगा तो 1500 BC से लेकर 600 BC के बीच आप देखते हैं क्या कि वैदिक पीरियड आ जाता है, ठीक है ना, वैदिक पीरियड आ जाता है, ठीक है, वैदिक पीरियड, वैदिक काल आ जाता है। आप वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो भारत में जो विकसित सभ्यता हुई वो वैदिक सभ्यता हुई। तो आप यह देख सकते हैं कि यह जो काल है 1750 से लेकर 1200 के बीच जो हम लोग कह रहे हैं, एक्चुअली इसमें जो वैदिक सभ्यता जो आपको 1500 से आप ले लेते हैं ना, यहाँ पर 1500 से ये लेते हैं और 1750 से लगभग 200 वर्ष है, यानी 200 वर्ष आप यह कहिएगा कि उस समय कुछ था ही नहीं, कोई व्यक्ति ही नहीं थी, कोई सभ्यता ही नहीं थी, कोई जीव ही नहीं थी, ऐसा नहीं था। उस समय क्या थी, एक सभ्यता का अंत हो रहा था और दूसरी सभ्यता का उदय हो रहा था। ये ट्रांजिशन संक्रमण क्षेत्र होता है ये। तो ये जो सभ्यता है यह किसका है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सभ्यता समय है। ये हमारा 1750 से 1200 का, और यह सभ्यता जो है ये समय सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का समय है और वैदिक सभ्यता के उत्थान का, उदय का काल है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर समझ गए होंगे। अब इसको समझने के बाद अगर हम लोग यह बात करें कि इस प्री मैच्योर फेज में पहले जो कौन कौन सी जगह पहले जहाँ पर सभ्यताएं ये विकसित हुई, फिर इसमें कौन कौन जगह हुई और इसमें लास्ट में कौन कौन हुई, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इसमें हम लोग यह देखेंगे कि प्री मैच्योर फेज में जो है वो बनवाली, जो आप नाम सुने हैं बनवाली, ठीक है ना, बनवाली कहाँ पर है, हरियाणा में है, ठीक है ना, बनवाली क्या है, हरियाणा में है। बनवाली क्या है, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं उसी में से एक स्थल ये है। तो कौन कौन से स्थल थे जो पहले ही विकसित हो गई थी यानी प्री हड़प्पन पीरियड में, तो वो हो गई थी आपका बनवाली, ठीक है। उसके बाद राखीगढ़ी, ठीक है ना, राखीगढ़ी ये भी हरियाणा में ही है। और उसके बाद कालीबंगा, ठीक है ना, कालीबंगा, उसके बाद क्या हो गई थी, कालीबंगा, यानी बनवाली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, यह तीन जो थे। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। राखीगढ़ी कहाँ है, बनवाली कहाँ है, ये दोनों के दोनों हरियाणा में है। तो यह जो तीन जो है स्थल थे किसके, सिंधु घाटी सभ्यता के, ये तीनों प्री मैच्योर फेज में, प्री हड़प्पन फेज में, यानी 3500 BC से 2500 BC के समय ही विकसित होना आरंभ हो चुके थे। अगर मैच्योर फेज में अगर हम लोग बात करें कि इसमें कौन कौन से स्थल काफ़ी विकसित हुए, तो आप जो हड़प्पा देख रहे हैं इसमें हमारा अगर देखेंगे तो पहला जो आ जाएगा स्थल हड़प्पा ही आ जाएगा। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है ना। दूसरा आ जाएगा धौलावीर, ठीक है ना, धौलावीरा, ये धौलावीरा जो है वो आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद इस सभ्यता की लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो, ये आपका क्या हो जाएगा, मोहनजोदारो, ये मोहनजोदड़ो जिस पर फिल्में बन चुकी है, यह आपका मैच्योर फेज में रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक लोथल रहता है, यह भी गुजरात में है। ये तो आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये तो दोनों पाकिस्तान में चले गए हैं। धौलावीरा आपका कहाँ पर है, गुजरात में है। और लोथल भी कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है ना, गुजरात में है। तो लोथल जो एक फेमस बंदरगाह था। जब हम अंत में आएंगे इसके जो टॉपिक्स को डील करेंगे कि इंपॉर्टेंट साइट्स एंड देयर फीचर्स, विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण साइट यानी
स्थल कौन कौन मिले और उसकी क्या विशेषताएं रही, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे कि लोथल एक गुजरात में था और काफ़ी फेमस उस समय का बंदरगाह था, जहाँ पर मृत घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। और यह बात आश्चर्य होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, इनको घोड़ा की जानकारी नहीं थी, ये घोड़े और गाय वगैरह इस चीज़ों से ये परिचित नहीं थे। तो फिर वहाँ पर घोड़ा क्यों मिला है? तो ऐसा माना जाता है कि यह बंदरगाह था, तो दूसरे जगह के लोग जो थे वो वहाँ पर घोड़े से व्यापार करने आ रहे होंगे, घोड़ा का व्यापार किए रहे होंगे, जो वहाँ पर रह गए होंगे किसी न किसी वजह से। अब सोचिए कि ये सभी, अगर सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े थी तो सभी जगह घोड़े के अवशेष मिलते, लेकिन कहीं नहीं मिलता है, यही मिलता है। तो फिर इसका हम डिटेल आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना जानिए कि मैच्योर फेज में हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये जो है हड़प्पन पीरियड के प्रमुख स्थलों में से थे। अब अगर हम लोग डिक्लाइन फेज में अगर देखने की कोशिश करें कि डिक्लाइन फेज में कौन कौन से थे, तो रंगपुर का नाम सुने होंगे। ये रंगपुर भी आपका गुजरात में ही है, ठीक है ना। रंगपुर आपका गुजरात में ही है, ये भी काफ़ी फेमस है। एक रोजदी भी गुजरात में है, ठीक है ना, रोजदी, ठीक है ना, रोजदी ये भी गुजरात में ही है आपका। ये आपका डिक्लाइन फेज के समय में ये सब शहर थे और इनका अस्तित्व था। उसके बाद एक आलमगीरपुर है, ठीक है ना, आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर कहाँ है पता है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। जब इसका हम देखेंगे कि उत्तरी क्षेत्र कहाँ था सबसे और पूर्वी क्षेत्र वगैरह ये सब चीज़, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि यूपी के ये आलमगीरपुर तक यह सभ्यता विकसित थी। और एक हुलास है, ठीक है ना, हुलास भी ये यूपी में ही है, आलमपुर भी यूपी में ही है। तो ये अगर हम लोग देखें, बनवाली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये तीनों के तीनों प्री मैच्योर फेज में 3500 से 2500 BC के बीच विकसित हुए। ये उस समय के थे। हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये सब मैच्योर फेज के प्रमुख स्थल थे, यानी 2500 BC से 1750 BC के पीरियड के ये थे। और डिक्लाइन फेज में जो इनके मुख्य स्थल थे वो रंगपुर थे, रोजदी थे, आलमगीरपुर थे, हुलास थे, एक भगवानपुर भी जगह मिले हैं। तो ये सब हमारे क्या है, एक सोनौली भी है एक जगह, उसके पर भी चर्चा करेंगे हम लोग का लेटेस्ट वो मिला है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण हुआ, ठीक है ना। तो ये काल निर्धारण को समझिएगा। और 1750 BC और 2500 BC के जो काल को जो ऑथेंटिक माना गया है, ये कार्बन 14 पद्धति कार्बन डेटिंग सिस्टम से माना गया है। थैंक यू।